लेकिन जैसे ही हम गांव की कच्ची सड़क पर पहुंचे, हमें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसी औरत की हंसने की लग रही थी, लेकिन बहुत ही धीमे स्वर में। जिसके ठीक तुरंत बाद ही हमें एक और आवाज ने बेजान कर दिया, क्योंकि वो आवाज ऐसा था जैसे कोई बड़ी डाल टूटकर नीचे गिरी हो। दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड को हम अनुज जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना उनके चाचा के गांव में वास्तव में घटा था। भौतिक घटना। ये साल 2010 की बात है, जब मैं अपने परिवार के साथ चाचा के घर गया हुआ था, क्योंकि उनके वहां हमारे किसी रिश्तेदार की शादी थी। हालांकि मैं तो वहां मजे करने गया था, लेकिन वहां मेरे साथ कुछ ऐसा होगा ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। दरअसल ये घटना शादी के कुछ दिन पहले की है, जब मैं और मेरा चचेरा भाई सूरज रात का खाना खाकर घर के बाहर बैठे हुए थे। क्योंकि गर्मी का मौसम होने की वजह से घर के अंदर बहुत गर्मी और बहुत ही ज्यादा उमस थी। उसी बीच सूरज ने बातों बातों में खेतों की तरफ चलने की बात की, क्योंकि वहां के खुलेपन के वजह से वहां हवा तेज बहती थी, जो कि सूरज को इसलिए पता था क्योंकि वो अक्सर रात के वक्त अपने दोस्तों के साथ वहां जाया करता था। उस समय रात के करीब 9 बज रहे थे, जब मैं और सूरज टहलते हुए खेतों के तरफ निकले। घर से थोड़ा दूर चलने के बाद सूरज ने खेतों तक जाने के लिए एक छोटा रास्ता लिया, जो कि एक आम के बाग से होकर गुजरता था। उस आम के बाग को पार करने में हमें तकरीबन 2 से 3 मिनट का समय लगा, जिसके बाद हम खुले खेतों की ओर पहुंच गए, जो कि बिल्कुल वैसा ही था जैसा सूरज ने कहा था। यानी कि वहाँ काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी, इसलिए हम दोनों वहाँ बैठकर इधर उधर की बातें करने लगे। पर घंटे भर बात करने के बाद जब घर जाने का समय आया, तब अचानक सब कुछ बदल गया, जिसका सिलसिला शुरू हुआ उसी बाग से जहाँ से कुछ देर पहले हम दोनों आए थे। दरअसल हम दोनों अपने बातों के बीच चलते चलते घर की तरफ जा रहे थे, पर जैसे ही हम बाग के पास पहुंचे, वहां अचानक सब शांत हो गया। ना किसी उल्लू की आवाज और ना ही किसी झिंगूर की आवाज। वो सब आवाज पल भर में ही रुक गया था। यहाँ तक कि जो हवाएं कुछ देर पहले तक पेड़ों के पत्तों को हिला रही थी, वो भी अब स्थिर थी। अचानक से ऐसा परिवर्तन होता देखकर हम दोनों भी झट से रुक गए। यहाँ तक कि सूरज भी अपने बातों को बीच में छोड़कर यहाँ वहां देखने लगा, जिसके थोड़ी देर बाद ही हमने फिर से चलना शुरू किया, क्योंकि वहां कुछ नहीं था। पर 20-25 कदम आगे बढ़ते ही अचानक से मुझे कुछ सुनाई दिया। हालांकि वो आवाज पल भर के लिए ही था, लेकिन वो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी के चलने की आवाज है। तब मैं ये सोचकर पीछे नहीं मुड़ा कि सूरज को भी ये आवाज सुनाई दिया होगा, पर नहीं, वो एकदम ऐसे चल रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसलिए मैंने ये सोचकर उसे नज़रअंदाज किया कि शायद ये मेरा वहम होगा। लेकिन नहीं, कुछ कदमों के बाद मुझे फिर से वही आहट सुनाई दी, जो कि इस बार इतना तेज था कि मैं पीछे मुड़ने पर मजबूर हो गया। पर वहां पर किसी को भी ना देखकर मैं थोड़ा चौंका जरूर था, और मुझे वैसा देखकर सूरज ये पूछने लगा कि क्या हुआ, सब ठीक तो है। इससे पहले कि मैं इसका जवाब देता कि तभी मैंने अपने सामने वाले आम के पेड़ के नीचे कुछ देखा। शुरुआत में तो वह मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उस पेड़ के तने को काले कपड़े से ढक रखा है, लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो वहां मुझे 2 चमकती हुई चीज दिखी, जो दिखने में आंखों की तरह लग रही थी, लेकिन जानवरों की, क्योंकि वो अंधेरे में चमकते हुए हमें ही घूर रही थी। जिसे देखते ही मैं घबरा गया और सूरज को उस तरफ इशारा करके ये पूछने लगा कि वो क्या है, क्योंकि मेरे हिसाब से वो कोई जानवर नहीं था,
क्योंकि उसकी दोनों आंखें उस जमीन से तकरीबन 7-8 फीट ऊपर थी। जब सूरज ने भी वो देखा तो मेरे तरह ही वो भी घबराने लगा, लेकिन उसने वहां रुकने के बजाय मेरा हाथ पकड़ा और बिना कुछ कहे तेजी से चलना शुरू कर दिया, जो कि मुझे भी उस समय ठीक लग रहा था। पर उस अंधेरे में वो जो कुछ भी था उसने अब भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा था। हम जब भी आगे बढ़ते हमें फिर से वो किसी पेड़ के नीचे दिखाई देता। ऐसा कई दफा होने के बाद हम बस यही चाहते थे कि वो रास्ता जल्दी खत्म हो जाए, पर उस समय वो 2 मिनट का रास्ता भी हमें घंटों के बराबर लग रहा था। इसलिए हम और तेजी से चलने लगे, ये सोचकर कि उस आम के बाग से निकलते ही ये सब रुक जाएगा। लेकिन जैसे ही हम गांव की कच्ची सड़क पर पहुंचे, हमें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसी औरत की हंसने की लग रही थी, लेकिन बहुत ही धीमे स्वर में, जिसके ठीक तुरंत बाद ही हमें एक और आवाज ने बेजान कर दिया, क्योंकि वो आवाज ऐसा था जैसे कोई बड़ी डाल टूटकर नीचे गिरी हो। पर जब हम पीछे मुड़े तो वहां ऐसा कुछ नहीं था। पर अब जब हम कच्चे सड़क पर आ चुके थे तो ऐसे में हम सीधे घर की ओर भागने लगे। उस रात मैं और सूरज इतना डरे हुए थे कि हमने एक दूसरे से एक भी शब्द नहीं बोला, और ना ही घर में हमने किसी को इस घटना के बारे में बताया, क्योंकि हमें ये डर था कि घर वाले हमें डांटेंगे। इतने सालों बाद आज भी जब भी मैं उस घटना के बारे में सोचता हूँ तो मन में कई सवाल उठते हैं। वो कदमों की आहट, वो काली परछाई और उस औरत की हंसी, क्या ये सब मेरा भ्रम था या उस बाग में कुछ ऐसा था जो हमें अपने इलाके से बाहर जाने नहीं देना चाहता था। तो दोस्तों, आज के इस पहले घटना के बाद बिना किसी देरी के हम दूसरे घटना की ओर बढ़ते हैं। ये 1998 की बात है। वो गर्मी का समय था जब मैं अपने ट्रांसफ़र के वजह से हाल ही में नोएडा आया था, जहां मेरी पत्नी कविता और मेरा 8 साल का बेटा आर्यन मेरे साथ जल्द ही जुड़ने वाले थे। इसलिए मैंने परिवार के रहने के लिए एक अपार्टमेंट ढूंढना शुरू किया। अंत में मुझे एक ऐसा 2 बेडरूम वाला फ्लैट मिला जो दिखने में साफ सुथरा और किफ़ायती था। इतना कि किराया मेरे बजट के हिसाब से बहुत कम था, और ये मुझे उस समय सौभाग्य जैसा लगा। इसलिए हम उसी शाम को शिफ्ट हो गए। सामान व्यवस्थित करने में पूरी रात लग गई। अपार्टमेंट की दीवारों पर नए सफेदी की खुशबू थी, लेकिन एक हल्की सीली सी गंध भी महसूस हो रही थी जो घर के हर कोने से आ रहा था। पहली रात तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। आर्यन अपने खिलौने के साथ खेलते खेलते सो गया, और कविता ने बस इतना कहा, पता नहीं क्यों यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है। पर मैंने उसे नए माहौल की घबराहट कहकर टाल दिया। दूसरी रात आर्यन को अपने कमरे में सुलाने के बाद मैं और कविता लिविंग रूम में बैठकर चाय पी रहे थे। बाहर से हल्की गर्म हवा आ रही थी, लेकिन अंदर का माहौल बहुत ही ठंडा और शांत था। तभी अचानक आर्यन चीखता हुआ कमरे से बाहर भागा। उसकी आंखों में डर था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था, जो कि ये कहते हुए कमरे से बाहर आया, पापा मेरे कमरे में कोई है। मैंने तुरंत जाकर उसका कमरा चेक किया, पर सब कुछ ठीक था। अलमारी बंद थी और पर्दे भी खिड़की पर वैसे ही थे। इसलिए मैंने आर्यन को ये समझाया कि शायद उसने कोई बुरा सपना देखा होगा, लेकिन कविता के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उसने धीरे से कहा, क्या तुमने महसूस किया यहाँ एक अजीब सी ठंडक है? पर मैंने हंसते हुए इसे मजाक में टालने की कोशिश की। लेकिन उस रात जब मैं सोने गया तो मेरे पूरे कमरे में वही सीली गंध फिर से महसूस हुई, और उस घर का हवा अचानक से भारी होने लगा। पर उस वक्त मैं इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहा था, जिसके वजह से कुछ दिन मेरे लिए सामान्य रहे। लेकिन कविता बार बार ये शिकायत कर रही थी
कि उसे ऐसा लगता है जैसे कोई हमें देख रहा है। यहाँ की खामोशी बहुत ही अजीब है। वो अक्सर ये भी कहती थी। एक दिन जब वो किचन में कुछ बना रही थी, उसने मुझे बताया कि उसे ऐसा लगा जैसे उसके कंधे पर किसी ने हल्का सा हाथ रखा है। पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। पर मैंने उसे अनीता का थकान समझकर एक बार फिर से टाल दिया। लेकिन अगले दिन जब मैं अकेला घर पर था, मुझे ऐसा लगा जैसे बेडरूम के अलमारी का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है। पर मैंने जाकर चेक किया तो वो बंद मिला। उसी बीच आर्यन भी इन दिनों चुपचाप रहने लगा था। वो रात को बार बार उठता और कहता, पापा एक औरत मुझे दिखाई दे रही है। पर मैंने कविता से कहा कि वो बच्चों की कहानियों की वजह से डरा हुआ होगा। लेकिन फिर एक बार उसने लिविंग रूम में बैठकर बताया कि उसने अपने कमरे में एक सफेद साड़ी पहने औरत को देखा है। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें लाल थी और मुझे यानी कि आर्यन को देख रही थी, जो कि आर्यन ने मुझे बताया। उसकी बात सुनकर मेरे हाथ पांव सुन पड़ गए थे। कविता का चेहरा भी पहले से पीला पड़ गया था, इसलिए अपने बेटे को इतना डरा हुआ देखकर उस रात हमने आर्यन को अपने कमरे में सुला दिया। उस रात के बाद घर में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। ऐसा लगता था जैसे घर में कोई और भी मौजूद है जिसे हम देख नहीं सकते। कभी रसोई में बर्तन की खड़खड़ाने की आवाज आती तो कभी लाइट अपने आप बुझने और जलने लगती। उसी बीच आर्यन ने फिर से एक बार शिकायत की। आर्यन की बात सुनते ही कविता ने मुझसे उस घर को छोड़ने को कहा। इसीलिए एक दिन जब मैं घर पर अकेला था, मैंने फैसला किया कि बेडरूम के उस अलमारी को ध्यान से देखूंगा। ये वही अलमारी थी जिसके बारे में आर्यन अक्सर बात करता था। उस अलमारी के पास पहुंचते ही एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कमरे में अचानक से तापमान गिर गया हो। मैंने अलमारी खोली पर अंदर कुछ भी नहीं था, बस पुराने धूल भरे कोने। लेकिन अलमारी के पीछे की लकड़ी पर मुझे कुछ अजीब निशान दिखे, जैसे किसी ने पंजों से खींचा हो। मैंने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन तभी मुझे लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने पलटकर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उस रात मैंने कविता से कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे अंदर डर ने जगह बना ली थी। अगले दिन मैंने बिल्डिंग के चौकीदार से बात की। जब मैंने उससे उस अपार्टमेंट के बारे में पूछा तो वो चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा, साहब ये फ्लैट अच्छा नहीं है। पहले यहाँ एक लड़की का मर्डर हुआ था। उसका लाश कई दिनों तक अलमारी में छुपा हुआ था। पुलिस ने जब लाश निकाली तब तक बदबू से पूरा घर भर चुका था। ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये वही अलमारी थी जहां से मुझे वो खरोंच के निशान मिले थे। मैंने उस वक्त मकान मालिक से बात की, पर उसने बात को टालने की कोशिश की और कहा, ये सब सिर्फ अफवाह है, आपको डरने की जरूरत नहीं। लेकिन अब डर मेरे दिल में घर कर चुका था। उसी रात की बात है, हम सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन माहौल अजीब लग रहा था। अचानक रसोई से बर्तन की गिरने की तेज आवाज आई। मैं दौड़कर देखने गया तो देखा कि रसोई में सब कुछ बिखरा पड़ा है, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही मैं कमरे में लौटा, आर्यन मुझे बिस्तर पर बैठा हुआ मिला। उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। ये सब देखकर कविता ने उसे गले से लगा लिया और धीरे धीरे रोने लगी। मैं खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी हिम्मत भी जवाब दे रही थी। हालांकि उस रात और कुछ तो नहीं हुआ, लेकिन अगले कुछ दिनों में हालत और भी बिगड़ते गए। लाइट्स अपने आप जलती और बुझती थी। रात को किसी के भारी कदमों की आवाज अक्सर हमें सुनाई देती थी। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कोई हमारे कमरे के बाहर चल रहा है। उसी बीच कविता ये भी कहने लगी कि उसे बार बार सपने आते हैं,
जिसमें वो सफेद साड़ी वाली औरत को देखती है, जिसकी आंखें खून से भरी थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, वो बस देखती रहती है। मैंने फैसला किया कि मैं किसी पुजारी से मदद लूंगा, इसीलिए पुजारी ने घर आकर पूरे अपार्टमेंट का मुआयना किया और कहा कि ये जगह अशुभ है और यहाँ एक अशांत आत्मा का वास है। ये कहते हुए उस पुजारी ने हमें सीधे उस घर को छोड़ने को कहा, क्योंकि आर्यन के रहते उस घर में किसी भी तरह का पाठ पूजा करना बहुत ही खतरनाक हो सकता था। यानी कि वो सफेद साड़ी वाली औरत जिसे आर्यन बार बार देख रहा था, वो उसे चोट पहुंचा सकती थी। इसीलिए उस पुजारी के कहने पर उस रात हम घर छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, पर मैंने सोचा कि सुबह तक रुकना बेहतर होगा। लेकिन आधी रात को ऐसा कुछ हुआ जिसने हमें भागने पर मजबूर कर दिया। रात के करीब 2 बजे कविता ने मुझे हड़बड़ी में उठाया, क्योंकि रसोई में से बड़ी अजीब किस्म की आवाज आ रही थी। मैंने हिम्मत करके टॉर्च उठाई और रसोई की ओर बढ़ने लगा, पर जैसे मैं रसोई पहुंचा, मैंने देखा कि अलमारी का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल रहा है। हालांकि उसके अंदर कुछ भी नहीं था, लेकिन मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे गर्दन को हल्का सा छुआ है। तभी मैंने आर्यन की चिल्लाने की आवाज सुनी। मैं जब भागकर उसके कमरे में गया तो आर्यन जोर जोर से रो रहा था और कमरे के किनारे की ओर इशारा करके हमें यह बता रहा था कि वहां कोई खड़ा है। इसीलिए ये सब होता देखकर हमने तभी वहां से निकलने का फैसला किया। हमने केवल जरूरी सामान उठाया और उसी के अगले दिन मकान मालिक को चाबियां लौटा दी। मैंने किराया वापस मांगने की बात भी नहीं की। हमें गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो गए, लेकिन महीनों तक आर्यन रात को रोते हुए उठ जाता था। वो बार बार कहता था, पापा वो मुझे ढूंढ रही है। आज इतने साल बाद भी उस अपार्टमेंट की यादें मेरे दिमाग में ताज़ा हैं। क्या वो सच में आत्मा थी या हमारे मन का भ्रम, ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन उस जगह का माहौल, वो ठंडक और वो अजीब गंध, मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि विवेक और उसके परिवार के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।